आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के विषय बिंदु रस निष्पत्ति पे चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हम पूर्व में चर्चा कर चुके थे कि रस क्या है, रस के अवयव कौन कौन से हैं, रस का स्वरूप कैसा है। रस, जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा, रस का अर्थ है आनंद। रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। उन्होंने अपने जो नाट्य शास्त्र है उसमें रस पे विशद चर्चा की है। यहाँ हम जो आचार्य भरत मुनि हैं उसके द्वारा रस सूत्र दिया गया, उसी के संदर्भ में संयोग और निष्पत्ति दो शब्दों को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। उसी से संबंधित रस निष्पत्ति जो है एक प्रश्न निकल के आया, तो हम यहाँ इसी पे चर्चा करेंगे। रस निष्पत्ति का विवेचन भारतीय काव्य शास्त्र में विवाद का विषय रहा है। रस का संबंध हर बिंदु पर विचार करने के लिए हमें भरत मुनि के प्रसिद्ध रस सूत्र विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति है को उठाना पड़ता है। मूल समस्या यहीं से है। क्योंकि इसमें, इस सूत्र में जो है संयोग और निष्पत्ति, इन दो शब्दों का क्या आशय है, यानी किस चीज का संयोग हुआ है और निष्पत्ति किस चीज की हुई है। यहाँ नट और सहृदय में रस का भोक्ता कौन होता है, यानी जो मंच पर नट है वह अभिनय करता है वो होता है, या उसको देखने वाला दर्शक सहृदय, कौन इसमें रस का भोक्ता होता है। अतः भरत मुनि के परवर्ती आचार्यों ने भरत के रस सूत्र की व्याख्या अपने अपने ढंग से प्रस्तुत की है। तो इस रस सूत्र की व्याख्या करने वाले जो चार आचार्य हैं उनमें से सबसे पहले हम लेते हैं भट्ट लोलट को। भट्ट लोलट ने जो अपना निष्पत्ति के संबंध में बात कही उसको उन्होंने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद नाम दिया। देखिए, जैसा कि इसके शब्द से ही पता चलता है कि उत्पत्ति या आरोप, तो किस चीज का कैसे आरोप, किस चीज की कहाँ उत्पत्ति, इसमें हम यही पढ़ेंगे। इसके अनुसार, यानी भट्ट लोलट के अनुसार, अपरिपक्व स्थायी भाव विभाव आदि का संयोग पाकर जब परिपक्व होता है तभी इसका नाम रस पड़ता है। यह रस मुख्य रूप से अनुकार्य वास्तविक राम आदि में रहता है। इसका मतलब यह है कि जो राम आदि मूल पात्र हैं वह मुख्य रूप से इसमें होते हैं। अनुकार्य यानी जो नट है, जो मंच पे आसीन जो भी कलाकार आप मान सकते हो, वह करता है, कार्य करता है, यानी उनकी नकल करता है, तो उसको हम अनुकार्य कहते हैं। और गौण अनुकार्य मैन जो राम आदि हैं, और गौण रूप में कौन है, नट। यद्यपि भट्ट लोलट ने उक्त मंतव्य में सहृदय का उल्लेख नहीं किया, तथापि उन्हें मान्य यह होगा कि सहृदय नट नटी के माध्यम से ही उसी राम को प्राप्त करना है जिसे वास्तविक राम आदि ने प्राप्त किया होगा। किसे प्राप्त करना, यानी वास्तविक राम आदि ने जिस रस को प्राप्त किया। इस सिद्धांत को आरोपवाद या उत्पत्तिवाद कहा जाता है। आरोपवाद कैसे, कि हम वास्तविक राम है उसका जो नट आदि राम रूप में अभिनय कर रहे हैं उन पे आरोप लगा लेते हैं कि वास्तव में राम आदि ये हैं, और उनमें उसी भाव की हूबहू उत्पत्ति हम मानते हैं। लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं होता, कि इसमें क्या है, मुख्य रूप से एक तो इन्होंने सहृदय की भूमिका को स्पष्ट नहीं किया, तो इनके जो सिद्धांत है उस पर आक्षेप लगाए गए। क्या आक्षेप? आचार्य शंकु ने कहा कि भट्ट लोलक का यह सिद्धांत कि सामाजिक नायक नायिका द्वारा अनुभूत रस का आस्वादन नट नटी के माध्यम से प्राप्त करना है, किसी अन्य में इस तरह केवल नायक नायिका ही रसास्वादन प्राप्ति के अधिकारी ठहरते हैं, न कि नट नटी। इसे समझे कि मतलब उन्होंने सामाजिक सहृदय को कहीं स्थान नहीं दिया, बल्कि जो मंचस्थ नट नटी है उनके हृदय में ही
राम आदि के जो स्थायी भाव हैं उनका आरोप किया गया है। तो यह आचार्य शंकुक को उचित नहीं लगा। शंकुक ने फिर दूसरे जो इसके सिद्धांत के माने जाते हैं वो हैं आचार्य शंकुक। आचार्य शंकुक ने रस निष्पत्ति में अनुमितिवाद या अनुमानवाद नाम दिया। शंकुक रस प्रक्रिया के लिए एक नए तथ्य को प्रस्तुत करते हैं कि रस की स्थिति अनुकार्य मूल पात्र में होती है। नट अपने कुशल अनुभव अभिनय द्वारा हाव भाव के माध्यम से उसे प्रदर्शित करना चाहता है। यानी इन्होंने जो मूल अनुकार्य यानी मूल राम आदि इनमें ही क्या है, रस है, सॉरी इनके ही हृदय में रस की जो होती है उत्पत्ति। लेकिन जो नट और ये हैं ये क्या करते हैं, अपने अभिनय द्वारा उसको अनुमानित मान के कि हम वास्तव में ही उसका अनुमान लगाते हैं। वस्तुतः नट में रस की स्थिति नहीं है, पर उसमें यह अनुमान कर लिया जाता है जब तक सामाजिक नट को उसके अभिनय कौशल पर बल पर रामादि नहीं समझता तब तक उसे रसास्वादन नहीं होता। नट के अभिनय कौशल को देखकर ही सहृदय भ्रम के कारण नायक का अनुमान करता है। वस्तुतः शंकुक का सिद्धांत भट्ट लोलट के सिद्धांत की मूल भीति है। यानी उन्होंने तो क्या किया, हम बात करते हैं भट्ट लोलट की, तो भट्ट लोलट ने तो क्या किया, आरोप नहीं बल्कि भट्ट लोलट ने तो आरोप किया है जो नट आदि पर मूल पात्र के भावों का, और ये कह रहे हैं कि आरोप नहीं बल्कि अनुमान ही लगाते हैं, इसलिए इनका सिद्धांत क्या है, अनुमतिवाद कहलाता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अगर हम अंतर की बात करें तो यह है कि भट्ट लोलट के अनुसार सामाजिक नट पर मूल नायिका आदि का आरोप कर लेता है, जबकि शंकुक वह अनुमान कर लेता है कि नट ही मूल नायक है। शंकुक का अनुमान अन्य लौकिक अनुमानों से भिन्न और विलक्षण है। जिस प्रकार चित्र तुरंग में भागता हुआ घोड़ा न भागते हुए भी भागता सा प्रतीत होता है, यानी शंकुक ने क्या है, चित्र तुरंग न्याय के आधार पे अपना अनुमतिवाद जो सिद्धांत है वह दिया है। जैसे हम किसी चित्र में घोड़े को भागते हुए घोड़े का चित्र देखते हैं तो हमें वह घोड़ा वास्तव में वहां भाग नहीं रहा है, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं उस चित्र में कि घोड़ा भाग रहा है। इसी तरह राम आदि मूल पात्र नहीं होते हुए भी नट आदि पे उनका अनुमान लगा लेते हैं कि वास्तव में वो ही हैं राम आदि। ये जो है आचार्य शंकुक का सिद्धांत था, न्यायवाद पर आधारित, चित्र तुरंग न्याय पर आधारित है। आक्षेप, इस सिद्धांत पर भट्ट नायक ने अनेक आक्षेप लगाए। अनुमान द्वारा राम सीता आदि हमारे विभाव नहीं बन सकते, उनके प्रति हमारा संस्कार निष्ठ श्रद्धा भाव हमारी रसत्व प्राप्ति में बाधक सिद्ध होगा। अनुमान प्रक्रिया द्वारा सीता आदि को राम आदि के समान हमारे लिए अपनी प्रेयसी के रूप में मान लेना संभव नहीं, और न ही उसे देखकर हमें अपनी प्रेयसी के रूप में मान लेना संभव नहीं है। इसी प्रकार हनुमान सदृश महापुरुषों के समान समुद्रोल्लंघन जैसे असंभव कार्यों को कर सकने की कल्पना तक क्षुद्र सामाजिक अपने मन में नहीं ला सकते। अतः ऐसे महापुरुषों के साथ सामाजिकों का साधारण भाव संभव नहीं है। ये आक्षेप लगाया है भट्ट नायक ने। अब जो रस निष्पत्ति में तीसरे आचार्य हैं उनको हम भट्ट नायक कहते हैं। भट्ट नायक ने अपना जो सिद्धांत कौन सा दिया, भुक्तिवाद। यानी भट्ट नायक ने कहा ना तो आरोप होता है ना अनुमान लगाया जाता है, बल्कि क्या होती है, उसकी भुक्ति होती है, रस की स्थायी भाव आदि को क्या है, भोक्ता भुक्ति। भट्ट नायक ने शंकुक के सिद्धांत की सीमाओं और दोषों की पहचान कर रस निष्पत्ति की नई व्याख्या कर दी। उनकी धारणा थी न तो रस की उत्पत्ति होती है, न ही अनुमिति, और न ही इसकी अभिव्यक्ति भी होती है, बल्कि अनुभव और स्मृति के आधार पर रस की प्रतीति होती है।
उन्होंने रस व्यापार में तीन व्यापार माने हैं। उन्होंने शब्द के तीन व्यापार माने हैं, सॉरी रस के नहीं, कि शब्द के तीन व्यापार होते हैं। कोई शब्द होता है उसका पहला व्यापार होता है अभिधा, दूसरा होता है भावकत्व और तीसरा होता है भोज तत्व। अभिधा व्यापार द्वारा काव्यार्थ का बोध होता है और उस बोध के बाद में हम भावकत्व में क्या है, साधारणीकरणात्मक भावकत्व व्यापार द्वारा स्थायी भाव विभाव आदि का समग्र क्रियाकलाप देश काल व्यक्ति से संबंध न रख के साधारण रूप धारण कर लेता है। परिमाणतः है उक्त दोनों आपत्तियों का निराकरण हो जाता है। साधारणीकरण होते ही भोग अथवा भोज तत्व व्यापार द्वारा सामाजिक का सत्व गुण उसके रजोगुण और तमोगुण का तिरोभाव करके उद्रिक्त हो जाता है। इसी व्यापार द्वारा सामाजिक रस का भोग अथवा रसास्वादन प्राप्त कर लेता है। यानी इन तीनों अवस्था में पहली जो अवस्था है अभिधा, इसमें शब्द का अर्थ, भावकत्व में साधारणीकरण की प्रक्रिया होती है और भोज तत्व में क्या है, हम रस को प्राप्त करते हैं और रस को प्राप्त होते ही हमारे तमो और रजोगुण दोनों नष्ट होकर सत्व गुण का उद्भव होता है। अब इनका जो रस प्रक्रिया में है, मुख्य रूप से जो इन्होंने साधारणीकरण का सिद्धांत दिया है यह अति महत्वपूर्ण माना जाता है। काव्य में इनका जो साधारणीकरण का सिद्धांत है वह अपने आप में एक महत्व बात है। आक्षेप, अभिनव गुप्त ने भट्टनायक सम्मत अभिधा और साधारणीकरण व्यापार को स्वीकार करते हुए भी भोज तत्व व्यापार को स्वीकार नहीं किया। इसके स्थान पे उन्होंने व्यंजना व्यापार स्वीकार किया है। लेकिन भट्टनायक की सबसे बड़ी बात क्या है, जो आचार्य भट्ट लोलट है, आचार्य शंकुक है, इन दोनों ने अभी तक क्या है कि जो सामाजिक सहृदय में रस की उत्पत्ति नहीं मानी थी, बल्कि नट है जो अभिनय कर रहे हैं उनके हृदय में। लेकिन प्रथम बार जो है भट्टनायक ने सामाजिक सहृदय में रस की उत्पत्ति की बात कही है। इसलिए इनका सिद्धांत वैसे सामाजिक सहृदय को जोड़ने की बात देखें तो महत्व रखता है। अब अंतिम जो है रस निष्पत्ति के प्रतिपादन करने वाले आचार्य अभिनव गुप्त हैं। भरत सूत्र के चौथे व्याख्याता अभिनव गुप्त हैं। अभिनव गुप्त ने अपनी मान्यता स्थायी भाव की स्थिति पर केंद्रित रखकर प्रस्तुत की। उनका कथन है कि राग द्वेष की भावना को मनुष्य जन्म से ही लेकर पैदा होता है। समय समय पर हम परिस्थिति के अनुकूल भावों का अनुभव करते हैं। ये सभी संस्कार रूप में मनुष्य के हृदय में सोते रहते हैं। इनसे रहित कोई प्राणी नहीं होता। हाँ, इनकी प्रबलता में अंतर हो सकता है तथा कवि में इनकी अनुभूति अन्य की अपेक्षा अधिक होती है। इन्होंने व्यंजना शक्ति के आधार पर रस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा, विभाव आदि स्थायी भावों में परस्पर व्यंजक व्यंग्य रूप संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात विभाव आदि व्यंजकों के द्वारा स्थायी भाव ही साधारणीकरण रूप में व्यंग्य होकर श्रृंगार आदि रसों में अभिव्यक्त होता है। और यही कारण है कि जब हम विभाव आदि की अवस्थिति बनी रहती है, रसाभिव्यक्ति भी तब तक होती रहती है, इसके उपरांत नहीं। इसमें इन्होंने क्या है, व्यंजना व्यापार को मुख्य रूप से माना। इन्होंने कहा जिस तरह हमारे क्या है भाव सुषुप्त अवस्था में होते हैं हृदय में, जिस तरह मिट्टी पे क्या है छींटे, मिट्टी के मटके पे छींटे डलते ही उसमें से एक क्या खुशबू सी आती है, उसी तरह हमारे हृदय में भी क्या है स्थायी भाव ये सोए रहते हैं। जिस विभाव आदि की उत्पत्ति होने पर वो क्या है जागृत हो जाते हैं और व्यंजना व्यापार द्वारा हमें रस की अभिव्यक्ति होती है। यानी ये कहते हैं ना तो रस की उत्पत्ति होती है, ना आरोप होता है, ना भुक्ति होती है, बल्कि इसकी अभिव्यक्ति होती है। अब हम निष्कर्ष रूप में अगर बात करें तो अभिनव गुप्त रस निष्पत्ति से आज से रसाभिव्यक्ति लेते हैं।
यह सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक होने के कारण पर्याप्त लोकप्रिय हुआ। इसी के साथ हम आज का हमारा जो लेसन है यही समाप्त करते हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट टाइम या अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।